Hello everyone, welcome to Major HS Kalsis Balnoi Academy. Myself Gagan Yadav, your GS faculty. और एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आप सभी के लिए, एकदम न्यू टॉपिक, एकदम अलग टॉपिक, एकदम डिफरेंट टॉपिक आप सभी के लिए। और आपने क्लास की टाइटल से गैस कर लिया होगा कि किस बारे में ये क्लास होने वाली है। तो देखिए क्लास क्या है। जी हां, क्लास इज डू वी हैव अ राइट टू प्रोटेस्ट। अभी हमने देखा कि काफी लंबा समय तक एक प्रोटेस्ट चला, बड़ा नेशन वाइड प्रोटेस्ट था, स्टूडेंट का प्रोटेस्ट था, डिमांड्स थी। तो इससे भी पहले प्रोटेस्ट हुए हैं। तो क्वेश्चन ये है कि सर ये जो हम प्रोटेस्ट के लिए आ जाते हैं, क्या हमारे पास ये प्रोटेस्ट करने का अधिकार है? तो क्वेश्चन हमेशा यही रहेगा, क्या सर डू वी हैव अ राइट टू प्रोटेस्ट? और अगर हमारे पास राइट टू प्रोटेस्ट है तो सर वो कहां लिखा हुआ है? क्योंकि अगर हम फंडामेंटल राइट्स को अगर पढ़ें तो फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19 में दिए हुए हैं। फंडामेंटल राइट आपके कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में दिए हुए हैं। और पार्ट 3 के अंदर अगर स्टार्ट करें 14 से लेकर 32 तक फंडामेंटल राइट चलते हैं। हालांकि 12 से स्टार्ट हो जाते हैं। 12 और 13 में आपका डेफिनेशन ऑफ स्टेट और डेफिनेशन ऑफ लॉ दी हुई है। लेकिन कहीं पर अगर आप देखें तो सर राइट टू प्रोटेस्ट तो कहीं नहीं लिखा हुआ। तो फिर क्यों हम ये बात कह देते हैं, और क्यों अखबारों में भी आपने देखा होगा आता है कि वी हैव अ राइट टू प्रोटेस्ट। और अगर राइट टू प्रोटेस्ट है तो सर कहीं ना कहीं तो लिखा होना चाहिए ना। अगर आपका ये फंडामेंटल राइट है, आप कह रहे हैं कि सर हमारा फंडामेंटल राइट है, तो कहां लिखा है ये भी देखेंगे। उसके साथ साथ क्या ये फंडामेंटल राइट जो हमारा राइट टू प्रोटेस्ट है, क्या ये एब्सोल्यूट है? क्या कोई भी फंडामेंटल राइट जो आपको दिया गया है, फॉर एग्जांपल राइट टू लाइफ ही ले लीजिए आप, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आर्टिकल 21, आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, आर्टिकल 15 डिस्क्रिमिनेशन, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट 16, 17 अनटचेबिलिटी, 18 आपका टाइटल्स क्या था। ये जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं, क्या सर क्या ये एब्सोल्यूट है? क्या ये सैक्रोसेंट है? बिल्कुल। क्वेश्चन पूछा गया यूपीएससी के द्वारा कि आर फंडामेंटल राइट्स सैक्रोसेंट? सैक्रोसेंट का मतलब होता है क्या ये फंडामेंटल राइट सर्वोपरि हैं? क्या इनसे ऊपर कुछ भी नहीं है? क्या किसी भी कंडीशन में फंडामेंटल राइट्स को टच नहीं किया जा सकता? ये भी देखेंगे। क्या ये एब्सोल्यूट है? यानी कि एब्सोल्यूट का मतलब होता है कि हर कंडीशन में ये राइट अगर आपके पास है तो लागू रहेगा। क्या इसको सरकार कुछ समय के लिए सस्पेंड नहीं कर सकती? और अगर कर सकती है तो किन वजह से कर सकती है, उनके कारण को देखेंगे। व्हाट आर द ग्राउंड्स वेयर योर फंडामेंटल राइट्स कैन बी रेस्ट्रिक्टेड, तो ये भी देखेंगे। उसके साथ साथ भाई अगर फंडामेंटल राइट अगर है आपका, तो क्या फिर राइट टू प्रोटेस्ट, अगर फॉर एग्जांपल योर राइट टू प्रोटेस्ट इज फंडामेंटल राइट, दैट मींस यू शुड नॉट बी रिक्वायर्ड टू सीक द परमिशन फ्रॉम द पुलिस, राइट? आर्टिकल 21 की बात करें कि यू हैव आर्टिकल 21, आर्टिकल 21 में है कि यू हैव अ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो भाई आपको जीने के लिए क्या परमिशन रिक्वायर्ड है पुलिस की? नहीं सर। क्या अनटचेबिलिटी को ना फॉलो करने के लिए पुलिस की परमिशन रिक्वायर्ड है? नहीं सर। क्या आपको आर्टिकल 26 के अंदर राइट टू कॉन्शियसनेस दिया गया कि आपको अपने धर्म को प्रैक्टिस, प्रोफेस और प्रोपोगेट करने का अधिकार है? क्या परमिशन चाहिए पुलिस की? नहीं सर। आपकी मर्जी, आप किसी की भी पूजा करो, पुलिस का क्या मतलब है? तो क्या राइट टू प्रोटेस्ट के अंदर अगर आपका फंडामेंटल राइट है तो क्या पुलिस की परमिशन जरूरी है या नहीं है? और है तो फिर क्यों है? फिर फंडामेंटल राइट का कहीं ना कहीं बेसिक सा रूल वॉयलेट होता है कि व्हाई डू आई नीड द पुलिस परमिशन व्हेन आई हैव अ फंडामेंटल राइट ऑफ राइट टू प्रोटेस्ट। इसको भी देखेंगे। और सुप्रीम कोर्ट के क्या क्या इसके अंदर अलग अलग टाइम पर डिसीजंस हैं, क्या क्या केसेस हैं, उनको भी आज देखने वाले हैं। किन केसेस में क्या इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी जजमेंट्स हैं हमारे लिए, हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये देखेंगे। और ये मात्र रिटन का मैटर नहीं है, एटलीस्ट यू शुड नो दिस द कंटेंट। और ये कंटेंट आपके हमेशा काम आएगा टू स्पीक वेयर एवर यू आर स्टैंडिंग, whether it is an interview, whether you are writing an essay, or whether you are
राइटिंग एनीथिंग, वो सब्जेक्टिव पेपर भी अगर आप दे रहे हैं और क्वेश्चन आता है ऐसे के अंदर टू राइट टू प्रोटेस्ट, तो वो भी आपको हेल्पफुल लेगा। साथ साथ एमसीक्यूज में रिटन में तो होगा, क्योंकि हमारे पास फिर लास्ट में कुछ प्रैक्टिस एमसीक्यूज हैं और कुछ पीवाईक्यूज भी हैं अलग अलग एग्जाम्स के अंदर के। क्लियर है? तो इन सभी को हम आज टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं और पिछले कुछ सालों में जो जो प्रोटेस्ट हुए एक बार उन पर भी नजर डालेंगे, क्या कॉजेस थे उनके, किस वजह से प्रोटेस्ट हुए, किस ईयर में हुए और कैसे कैसे वो खत्म हुए। क्लियर है? चलिए तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है, आई होप सभी को मजा आएगा क्लास के अंदर और बड़े ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे। हमारा कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, ध्यान रखना। वी आर ओनली कंसर्न अबाउट आवर एग्जाम, वी हैव टू क्लियर द एग्जाम। हमारा किसी से कोई पॉलिटिकल मतलब नहीं है, हम ना ही इस पार्टी के, हमारा काम है बीइंग अ स्टूडेंट, सर वी हैव टू क्लियर द एग्जाम एंड वट एवर इट इज रिक्वायर्ड टू क्लियर द एग्जाम, आई विल रीड इट, मैं उसको पढ़ूंगा। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट स्लाइड इज, जी हां, डिसेंट इज द सेफ्टी वॉल्व ऑफ डेमोक्रेसी। जी हां, ध्यान रखना, एक बड़ा जबरदस्त एक लाइन बोली सुप्रीम कोर्ट ने। एक बड़ा फेमस केस हुआ था, रामलीला मैदान केस 2012 का। हालांकि जो रामलीला मैदान में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट चला था रामदेव बाबा के समय पर और नजारे के समय पर 2011 का एंटी करप्शन बड़ा प्रोटेस्ट चला, तो 2011 के समय पर क्या हुआ, पुलिस के एक बड़े एक्शन की वजह से कहीं ना कहीं प्रोटेस्टर्स को वहां जबरदस्ती उठाया गया, उन पर फोर्स का इस्तेमाल किया गया, उनको हटना पड़ा। इसको ले जाया गया सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग सी लाइन बोली कि जो ये डिसेंट है ये एक सेफ्टी वाल्व है ऑफ डेमोक्रेसी। अब इस बात को समझिए, व्हाट इज सेफ्टी वाल्व? सेफ्टी वाल्व होती है, फॉर एग्जांपल दिस इज योर प्रेशर कुकर, ये प्रेशर कुकर है और ये आपके किसी एक गैस पर रखा हुआ है और ये सीटी होती है ऊपर, दिस इज अ सेफ्टी वाल्व। यानी कि जब प्रेशर बहुत ज्यादा डेवलप हो जाता है तो ये अपना आप उठ जाती है और प्रेशर को रिलीज कर देती है ताकि कोई एक्सप्लोजन ना हो, एक्सप्लोड ना हो जाए ये कुकर। समझ आई? तो यही है, यही बताया सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो डिसेंट होती है ये डेमोक्रेसी का सेफ्टी वाल्व है, अगर ये नहीं होगा तो डेमोक्रेसी एक्सप्लोड कर जाएगी। कैसे? डिसेंट क्या है सर? डिसेंट है यू कैन क्रिटिसाइज, क्रिटिसिज्म। क्या है सर? क्रिटिसिज्म। आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं किसी पॉलिसीज को, किसी आदमी को, कोई एक्शंस को। सर डिफेम करना और क्रिटिसाइज करना दोनों में फर्क है। डिसेंट का मतलब है आप हेल्दी एक क्रिटिसिज्म दे रहे हैं, एक रैशनल क्रिटिसिज्म कर रहे हैं डेमोक्रेसी के अंदर। यू आर क्वेश्चनिंग द गवर्नमेंट, यू आर क्वेश्चनिंग द अथॉरिटीज, यू आर क्वेश्चनिंग योर रिप्रेजेंटेटिव जिनको आपने चुनकर भेजा है। सर आपका अधिकार है सवाल पूछना, क्योंकि आपने वोट दिए और आप अगर सवाल नहीं पूछेंगे तो कैसे काम चलेगा? है अगर एक पेरेंट्स हैं, उन्होंने अपने बेटे को पैसे खर्च करने के लिए दिए और वही पेरेंट्स अगर बच्चे से ये ना पूछे कि तूने पैसे कहां खर्च करे, तो ये बात तो तय है कि उस बच्चे को लगेगा कि पेरेंट्स तो पूछ नहीं ले और मैं कुछ भी कर सकता हूं, अब मैं इन पैसों को कहीं भी उड़ा लूंगा क्योंकि मेरी कोई अकाउंटेबिलिटी ही नहीं है। सो इट इज बीइंग अ पेरेंट, इट इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू आस्क योर चाइल्ड आपने पैसे कहां खर्च करे। क्लियर है? तो सेम गोज फॉर योर रिप्रेजेंटेटिव्स। अगर आप वोट देकर किसी को अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाते हैं एंड दे आर सिटिंग इन द लेजिस्लेचर, सो यू शुड आस्क, यू हैव टू आस्क, यू शैल आस्क कि सर बताइए आपने क्या किया, आप क्या कर रहे हैं और आप क्यों कर रहे हैं। तो दिस इज अ डिसेंट, यही है, आप डिसेंट का इस्तेमाल करेंगे। और यही बोला कि लोग अगर नहीं पूछेंगे और डेमोक्रेसी का अगर सेफ्टी वाल्व नहीं होगा, लोगों को क्वेश्चन पूछने की आदत नहीं होगी, लोगों को क्वेश्चन पूछने की आजादी नहीं होगी, लोग अगर क्रिटिसाइज नहीं करेंगे तो एक दिन डेमोक्रेसी एक्सप्लोड कर जाएगी। तो ये बड़ा जबरदस्त बयान था, समझेंगे इसको, इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं कहां ले जाना चाह रहा है ये केस। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं और कंटेंट स्टार्ट करते हैं। वाई न्यूज, वाई न्यूज अभी आपको पता ही है, बड़ा क्लैशेस हुए भी पुलिस के बीच में और स्टूडेंट्स जो प्रोटेस्टर्स आए थे। आपने देखा भी जो नीट एग्जाम जो लीक हुआ था और थोड़ा मेडिकल एग्जाम के लिए, मेडिकल के लिए एक एग्जाम होता है, एंट्रेंस टेस्ट है ये, एंट्रेंस कम एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है और नेशनल लेवल पर होता है तो नीट बोलते हैं इसको। क्लियर है? तो ये कहीं ना कहीं पेपर लीक हुआ और इस पेपर लीक से जो परेशान थे, जो लोग थे, वो सरकार के खिलाफ बोले कि भाई क्यों हुआ और आप अकाउंटेबिलिटी लीजिए। और अकाउंटेबिलिटी में उन्होंने जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनके रिजाइन की डिमांड करी कि आप रिजाइन दीजिए, यू शुड टू टेक द रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर पेपर लीक।
हालांकि जो धर्मेंद्र प्रधान है, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है, उन्होंने प्रोटेस्ट को देखते हुए, बात मानते हुए उन्होंने रिजाइन किया अपनी पोस्ट से। और अभी आप देख रहे हैं तो रिजाइन हुआ, लोगों ने कहा कि भाई नीट पेपर लीक हुआ है और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने शायद सुसाइड भी करी है, तो इससे लोग नाराज थे, लोग प्रोटेस्ट पर उतर आए। क्लियर है। लेकिन इसकी लीगल लिमिट्स क्या है? व्हाट आर द लीगल लिमिट्स? क्वेश्चन यह है कि क्या प्रोटेस्ट आप कर सकते हैं? क्या आपकी आजादी है प्रोटेस्ट करने की? क्या पुलिस फोर्स यूज कर सकती है आपके पास? क्या पुलिस के पास अधिकार है आपके ऊपर फोर्स यूज करने का? वो देखेंगे। दूसरी बात, अब आप कहेंगे कि सब, कुछ लोग ये कहेंगे कि नहीं सर प्रोटेस्ट तो नहीं होना चाहिए। प्रोटेस्ट तो हमेशा किसी भी डेमोक्रेसी के लिए खराब है, किसी नेशन के लिए खराब है। क्यों भाई? क्योंकि लोग आएंगे, वहां दुकानें बंद हो जाती हैं, इकोनॉमी हैम्पर होती है और कहीं ना कहीं एक डिस्टरबेंस क्रिएट होता है और डिस्टरबेंस में प्रॉपर्टी डैमेज होती है, वो सब होता है। बिल्कुल बात ठीक है, कहीं ना कहीं इकोनॉमी डिसरप्ट होगी जब जब प्रोटेस्ट होंगे। लेकिन हम बात करेंगे यहाँ पीसफुल प्रोटेस्ट की। देखिए, अगर पीसफुल प्रोटेस्ट है तो क्या वो जरूरी है? क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? भाई कुछ लोग कहेंगे नहीं, बिल्कुल, की क्या जरूरत है गवर्नमेंट के, सरकार आप ये काम कर लेगी, आप सरकार से कह दो मान जाएगी। लेकिन सर, ये देश पैदा हुआ कैसे? क्या प्रेयर से पैदा हुआ? क्या आपने हाथ जोड़े किसी आगे? नहीं, आप लड़े। कैसे लड़े? आपने प्रोटेस्ट किया। और प्रोटेस्ट आपने गोली चलाकर नहीं किया, आपने पीसफुल प्रोटेस्ट किया, आपने सत्याग्रह किया। आपको जब नमक के ऊपर कर लगाने लगे तो आपने डांडी मार्च किया। आपने क्या करा? नॉन कोऑपरेट किया कि हम टैक्स पे नहीं करेंगे, हम स्कूल्स नहीं जाएंगे, हम यूनिवर्सिटीज नहीं जाएंगे, ऑफिस नहीं जाएंगे, हम नहीं चलने देंगे एडमिनिस्ट्रेटिव, वी विल नॉट कोऑपरेट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सत्याग्रह। सर, आपने पीसफुल प्रोटेस्ट किया, उसी से तो आजादी मिली। बताइए, इतना बड़ा प्रेशर बिल्ड करा, हर लोगों ने अपनी अपनी अलग तरीके से आजादी की लड़ाई लड़ी, किसी ने अपने तरीके से, किसी ने अपने तरीके से, लेकिन सभी के तरीके सर सही तो थे। अगर कोई एक भी ना होता तो शायद चीजें अलग होती। सभी ने अपनी तरीके से प्रेशर बनाया। और आप कहेंगे प्रोटेस्ट नहीं सर, मास मूवमेंट हुए, महिलाओं ने योगदान करा, बच्चों ने योगदान करा और ये देश वहीं पर खड़ा हुआ है। इंडिया इज अ नेशन is cradled in a rich tradition of social and political transformation through protest ranging from historical march Dandi into soul satyagraha led by the Gandhi to Anna Hazare। तो इस देश ने बड़े बड़े प्रोटेस्ट देखे, क्योंकि देश का जन्म ही प्रोटेस्ट से हुआ है, तो उस देश के लिए प्रोटेस्ट एलियन तो होंगे नहीं। ये तो उसकी डेमोक्रेसी के लिए लाइफ है, लाइफ लाइन है। जब जब सरकार डेस्पोटिक बनने की कोशिश करेगी, सरकार को लगेगा कि नहीं भाई हम सबसे बड़े हैं। और ये बात सभी की है, ये हर गवर्नमेंट की है, यही नहीं पहले वाली गवर्नमेंट को यही है। यू शुड आस्क द क्वेश्चन। कोई गवर्नमेंट भाई, आपको किसी गवर्नमेंट में फेवरेटिज्म नहीं है, हमें एग्जाम पास करना है, हमें कोई मतलब नहीं है। बट व्हाट शुड बी योर व्यूज? दैट मींस गवर्नमेंट इज रेस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स द पीपल और यू शुड आस्क द क्वेश्चन। क्लियर है? बाकी देखेंगे 2011 में द फेमस फार्मर्स प्रोटेस्ट हुआ, 2020-21 में हमने देखा फार्मर्स का बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ और इवेंचुअली हुआ गवर्नमेंट ने पीसफुली, बड़े हम्बली, लोगों की बात मानते हुए, जैसे गवर्नमेंट को करना चाहिए, कि अगर शायद हम गवर्नमेंट को ये लगा कि हम अच्छे काम के लिए करना चाहते थे, लेकिन शायद लोग उस बात से कन्विंस ना हो पाए, हम नहीं कन्विंस कर पाए, तो हम वापस ले लेते और बड़े पीसफुली, बड़ी हम्बली सरकार ने उस लॉस को वापस ले लिया। क्लियर है? देखिए, चलिए आगे नेक्स्ट चलते हैं, मेन चीज की तरफ देखते हैं। अभी बहुत सारे प्रोटेस्ट हमने देखे, रिसेंट मेजर प्रोटेस्ट आपने देखा कि सबसे बड़ा प्रोटेस्ट अभी देखा 2011 में तो रामलीला मैदान इंसिडेंट। तो ये इंसिडेंट है, लेकिन क्या हुआ 2011 में थाउजेंड ऑफ सपोर्टर्स ऑफ बाबा रामदेव गैदर्ड एंड रामलीला मैदान दिल्ली टू प्रोटेस्ट ब्लैक मनी एंड करप्शन। ब्लैक मनी और करप्शन के खिलाफ लड़ाई लड़ी। करप्शन बहुत ज्यादा दिक्कत था, तो लोगों ने करप्शन के लिए आवाज उठाई और जून के अंदर 2011 के अंदर प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ। लेकिन हुआ क्या? पुलिस ने कंडक्ट किया ऑपरेशन और लोगों को डिस्पर्स करने के लिए फोर्स का इस्तेमाल करा और लाठी चार्ज हुई, टीयर गैस वगैरह का जो उनका टीयर गैस का इस्तेमाल किया गया, जिसकी वजह से बहुत सारी इंजरीज आई और वाइड स्प्रेड क्रिटिसिज्म हो। और यही केस फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट में गया और बड़ा फेमस केस बना, इसको भी देखेंगे। तो ये प्रोटेस्ट हुआ। उसके बाद आप देखेंगे रिसेंट का 2011 का फार्मर्स प्रोटेस्ट, काफी लंबा प्रोटेस्ट चला। किसानों ने दिल्ली के बॉर्डर पर आकर रुके, धरना किया, अंदर नहीं आने दिया, लेकिन लोग दिल्ली के आकर रुके आगे। क्लियर है? जो भी फार्मर्स के जो बिल आए थे, 3 बिल आए थे उनके खिलाफ, और हुआ ये कि सरकार को आखिरकार जाकर उन बिल्स को वापस लेना पड़ा, उन एक्ट को वापस लेना पड़ा। उसके बाद हमने देखा एंटी सीए प्रोटेस्ट, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया था 2019-20 के अंदर।
कोविड के जस्ट पहले तो हमने देखा उस समय पर सीए के एंटी प्रोटेस्ट हुए, सीए के खिलाफ प्रोटेस्ट हुए, वो देखेंगे। शाहीन बाग का एक केस देखेंगे, बड़ा फेमस केस है। उसके बाद रेसलर प्रोटेस्ट 2023 में रेसलर्स का प्रोटेस्ट हुआ, हमने देखा फॉर अगेंस्ट किसने, प्रोफेशनल एथलीट प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द एलिज्ड harassment by sports officials further reinforce their peaceful protestation transit political और इकोनॉमिक लाइंस। यानी लोगों ने आवाज उठाई, स्पोर्ट्समैन ने आवाज उठाई, महिलाएं आई आगे, सरकार को डिसीजन लेना पड़ा। तो ये सारे प्रोटेस्ट उस समय हुए। और अभी रिसेंट का प्रोटेस्ट आपने देखा, दैट इज अ स्टूडेंट प्रोटेस्ट अगेंस्ट पेपर लीक 2026 में जो ये पेपर लीक का प्रोटेस्ट हुआ है, काफी बड़ा प्रोटेस्ट देखने को मिला। हमने बहुत सारे जो कैंडिडेट, बहुत सारे जो स्टूडेंट्स थे, बहुत सारे जो लोग हैं वो गैदर्ड हुए जंतर मंतर के आसपास, उन्होंने प्रोटेस्ट किया। और हालांकि अभी रिसेंटली प्रोटेस्ट खत्म भी हुआ बाय द रेजिग्नेशन ऑफ एजुकेशन मिनिस्टर। क्लियर है? तो ये सब प्रोटेस्ट रिसेंटली हमने देखे, अभी कराए गए। अब बात आती है व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। सबसे मेन मुद्दा हमारी क्लास का क्रक्स यही है कि क्या है प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर राइट टू प्रोटेस्ट का, क्या हमारे पास एक्चुअल में राइट है क्या। तो देखो भाई ध्यान से, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी मेंशन नहीं है कि यू हैव अ राइट टू प्रोटेस्ट, कहीं भी मेंशन नहीं है। लेकिन आप देखेंगे सर कि राइट टू प्रोटेस्ट तो है सर, लेकिन कहां है, मैं भी देख लेते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट रिकॉग्नाइज द राइट टू प्रोटेस्ट एज एन इंडिपेंडेंट फंडामेंटल राइट। यानी इंडिपेंडेंट अलग से कहीं नहीं लिखा हुआ कि यू हैव अ राइट टू प्रोटेस्ट इन एनी आर्टिकल ऑफ पार्ट 3, लेकिन इट एग्जिस्ट थ्रू आर्टिकल 19, कि सर आर्टिकल 19 के थ्रू एग्जिस्ट करता है एंड रिमेन सब्जेक्ट टू रीजनेबल कॉन्स्टिट्यूशनल रेस्ट्रिक्शंस। बड़ी सर बड़ी भारी लाइन बोल दी, अभी देखेंगे। ये बोल रहा है कि ये एग्जिस्ट कर सकता है, लिखा हुआ नहीं है लेकिन एग्जिस्ट करता है थ्रू आर्टिकल 19, कि आर्टिकल 19 से निकल कर बाहर आता है। ये आर्टिकल 19 है तो ये है, ये है तो आर्टिकल 19 है। एंड सब्जेक्ट टू रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस, कि लेकिन इसके ऊपर कहीं ना कहीं रुकावट डाली जा सकती है। इसको भी देखेंगे कैसे। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुना। इट इज नॉट एक्सप्लिसिट राइट अंडर फंडामेंटल राइट्स, इट कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अंडर आर्टिकल 19। एग्जैक्टली ये है आपकी इस क्लास की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, कि सर जो आर्टिकल 19 है हमारा, जो फ्रीडम का एक राइट है, जो ये कहता है कि हमारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, अभिव्यक्ति की आजादी है। और अभिव्यक्ति का मतलब क्या हो सकता है, या अभिव्यक्ति अपनी बोल कर सकता हूं, मैं लिख कर सकता हूं, कुछ ड्राइंग बना सकता हूं, कुछ पिक्चर्स बना सकता हूं, कुछ भी बना सकता हूं, न्यूज़पेपर लिख सकता हूं। दिस इज माय एक्सप्रेशन ऑफ स्पीच, मैं बोल रहा हूं। क्लियर है? ये आर्टिकल 19 है। तो ये आर्टिकल 19 से ड्राइव होता है। ये एक्सप्लिसिट मेंशन नहीं है। एक्सप्लिसिट का मतलब होता है डायरेक्ट लिखा होना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, लेकिन एक्सप्लिसिट कहीं नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये इंप्लिसिट है। इंप्लिसिट का मतलब है ये किसी और दूसरे फंडामेंटल राइट से ड्रॉ किया गया है, ड्राइव किया गया है, कि वो लिखा हुआ है तो इसका मतलब शायद ये हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 21, क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि इफ यू हैव अ राइट टू लाइफ, डू यू हैव अ राइट टू डेथ और राइट टू डाई। सॉरी, अगर आपको जीने का अधिकार है तो क्या आपके पास ना जीने का अधिकार भी है? डू यू हैव अ राइट टू डाई। तो सेम, अगर आपके पास आर्टिकल 19 में यू हैव अ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, एंड हाउ विल यू एक्सप्रेस योर बाय क्रिटिसिज्म, तो क्या आपके पास राइट टू प्रोटेस्ट बनता है इससे? देखते हैं, बिल्कुल। तो आर्टिकल 19 को सबसे पहले देखो आप। आर्टिकल 19 बड़ा ब्यूटीफुल है, और आर्टिकल 19 के अंदर कुछ क्लोजेस हैं। फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 19 के अंदर क्लोज 1 है, और क्लोज 1 के अंदर बहुत सारे सब क्लोज हैं, ए बी सी डी ई एफ और जी। उसके बाद आर्टिकल 19 क्लोज 2 है, क्लोज 3 है, क्लोज 4 है, ये देखें। लेकिन हमारा फोकस रहेगा इन दोनों क्लोज के ऊपर। तो आर्टिकल 19 के अंदर क्या लिखा हुआ है? आर्टिकल 19 इज अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, पार्ट 3 में लिखा हुआ है इट गारंटीज 6 फ्रीडम इंडियन सिटीजन्स, यानी 6 तरीके की आजादी की बात करता है ये। आर्टिकल 19 के अंदर बहुत सारे राइट्स हैं आपके। फॉर्मिंग अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी, पहला है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आर्टिकल 19 क्लोज ए। 19 क्लोज 1 सब क्लोज ए, ये क्या कहता है? ध्यान से सुनो, मैंने बताया आर्टिकल 19 क्लोज 1 सब क्लोज ए में क्या लिखा हुआ है कि यू हैव अ राइट टू एक्सप्रेस वंस ओपिनियन थ्रू एनी मीडियम इंक्लूडिंग ओरल, रिटन, इलेक्ट्रॉनिक, सिंबॉलिक कम्युनिकेशन, इनेबल प्रेस टू ऑपरेट फ्रीली, अलाउइंग फॉर डिसेमिनेशन ऑफ आइडियाज एंड ओपिनियन। सर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का मतलब क्या है? कि मेरे पास आ जाती है टू एक्सप्रेस माई ओपिनियंस थ्रू मैनी मीडियम्स। मैनी क्या क्या मीडियम्स हो सकते हैं सर?
it could be oral, or it could be written, it could be electronic, it could be symbolic communication. यानी मैं क्या सिंबल्स बना सकता हूं, मैं आर्ट्स बना सकता हूं, मैं स्टिकर्स बना सकता हूं, मैं कुछ भी बना सकता हूं सर. दिस इज माई राइट टू एक्सप्रेस माई ओपिनियन. दिस इज अ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. आर्टिकल 19 क्लोज 1A सब क्लोज ए की बात करा मैंने. 1. उसके बाद बी आता है. बी बड़ा इंपॉर्टेंट है सर, ध्यान से देखेंगे. बी, फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म. ये कह रहा है आर्टिकल 19 क्लोज 1 सब क्लोज पी कि यू हैव अ राइट टू होल्ड मीटिंग, प्रोसेशन एंड प्रोटेस्ट. ये तो हमने डिराइव किया, लेकिन लिखा क्या हुआ है? फ्रीडम ऑफ असेंबली. क्या लिखा हुआ है? फ्रीडम ऑफ असेंबल. कि आपके पास आजादी है कहीं पर पीसफुली, चुपचाप, विदाउट आर्म्स के साथ आप असेंबल हो जाओ. आपके पास असेंबल होने की आजादी है. ध्यान सुनना, आप असेंबल हो गए और असेंबल होने के बाद यू हैव अ राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. नाउ असेंबल होने के बाद यू आर एक्सप्रेसिंग योर ओपिनियंस दैट गवर्नमेंट ने गलत किया. सर यही तो प्रोटेस्ट है भाई. प्रोटेस्ट में क्या होता है? प्रोटेस्ट में लोग आते हैं और क्या करते हैं? अपने ओपिनियंस को बताते हैं कि गवर्नमेंट ने गलत किया और मैं उस गवर्नमेंट के खिलाफ खड़ा हूं. यही तो प्रोटेस्ट है. और यही कॉन्स्टिट्यूशन में शायद लिखा हुआ है कि यू हैव अ फ्रीडम ऑफ असेंबल, एंड जब असेंबल हो जाओगे यू हैव अ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. दैट मींस यू हैव राइट टू एक्सप्रेस योर ओपिनियंस थ्रू ओरल या रिटन या इलेक्ट्रॉनिक या सिंबॉलिक कम्युनिकेशन. समझ आई बात या नहीं आई? सर यहीं से ड्राइव होता है आपका राइट टू प्रोटेस्ट. यहीं से निकल कर आता है कि हां, आई हैव अ राइट टू प्रोटेस्ट. सर कहां लिखा हुआ है? कहीं नहीं, बट इट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम दिस फंडामेंटल राइट, फ्रॉम आर्टिकल 19 क्लोज 1 सब क्लोज ए एंड सब क्लोज बी के अंदर है. डायरेक्ट नहीं, लेकिन सर ड्राइव है. एक्सप्लिसिट नहीं सर, इंप्लिसिट है. क्योंकि आई हैव अ राइट टू पीसफुल असेंबल एंड आई हैव अ राइट टू एक्सप्रेस माई ओपिनियन थ्रू different mediums. So in protest what I am doing? I am assembling, और assemble होने के बाद I am expressing my opinions, बोलकर, चिल्लाकर, नारे लगाकर, स्टिकर्स बनाकर, टेम्पलेट्स बनाकर. क्लियर है? यही राइट टू प्रोटेस्ट है. क्लियर हो गई? समझ में आ गई बात? तो आर्टिकल 19 के अंदर आपका प्रोटेस्ट ड्राइव होता है, लेकिन लिखा कहीं नहीं हुआ है. इट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम आर्टिकल 19 क्लोज 1 सब क्लोज ए एंड सब क्लोज बी. और देख लेते हैं एक बार फंडामेंटल राइट्स 19 में क्या है. सी में लिखा हुआ है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, दैट यू हैव अ फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन. कि आप एसोसिएशन, यूनियंस बना सकते हैं. जैसे कि अलग अलग कंपनीज में मजदूर यूनियंस होती हैं. दिस इज योर राइट टू फॉर्म अ यूनियन एसोसिएशन. आपकी मर्जी है कोई एसोसिएशन बनाओ या मत बनाओ, आपकी मर्जी है. यूनियन बनाओ मत बनाओ. समझ आ रही है बात? नहीं है? क्लियर? दूसरी बात एक और इंपॉर्टेंट आता है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया. फ्रीडम ऑफ मूवमेंट तो क्या आ गया? पहला हो गया सर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. सेकंड हो गया फ्रीडम ऑफ असेंबली. थर्ड हो गया फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन. और फोर्थ हो गया फ्रीडम ऑफ मूवमेंट. यानी मैं इस देश के अंदर फ्रीली मूव कर सकता हूं थ्रू आउट द कंट्री एज आई फील बेटर, जैसी मेरी मर्जी. क्लियर है? नेक्स्ट, उसके बाद आता है नेक्स्ट ए. ये हो गया बी, सी, ए. दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी. नाउ कम्स ई. फ्रीडम ऑफ रिसाइड एंड सेटल एनी पार्ट. जहां मेरी मर्जी मैं वहां जाकर रह सकता हूं. फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस, जहां मेरी मर्जी वहां जाकर रह लूंगा और वहां सेटल हो जाऊंगा. दिस इज माई फंडामेंटल राइट. क्लियर है? और ये एक्सप्लिसिट मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में. क्लियर है? ये क्या है? एक्सप्लिसिट मेंशन है. उसके बाद फ्रीडम टू प्रैक्टिस और एनी प्रोफेशन और कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन. यानी फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन. मेरी मर्जी है सर, मैं क्या बनना चाहूंगा, क्या ऑक्यूपेशन बनना चाहूंगा. मेरी मर्जी है मैं डॉक्टर बन जाऊंगा, मेरी मर्जी है मैं एडवोकेट बन जाऊंगा, मेरी मर्जी है मैं एक ऑफिसर बन जाऊंगा आर्म फोर्सेस में. सर मेरी मर्जी है मैं किसान बन जाऊंगा. ये मेरी मर्जी है. आई हैव अ फ्रीडम टू चूज माई ओन ऑक्यूपेशन, टू चूज माई ओन प्रोफेशन. क्लियर हो गई बात? लेकिन इसका मतलब क्या ये है कि आप ड्रग्स बेचने वाले बन जाएंगे? क्यों सर? आई हैव अ राइट टू प्रोफेशन और मैं तो ड्रग्स बेचूंगा. क्यों सर? नहीं सर. समझ आई बात? तो ये नहीं हो सकता. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तो यह है सर
कि ये हर कंडीशन में तो फंडामेंटल राइट्स अप्लाई नहीं होंगे। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और यहीं से क्लास की शुरुआत हमने करी थी। क्या आपके फंडामेंटल राइट्स, आर योर फंडामेंटल राइट्स सैक्रोसेंट, क्या सर्वोपरि हैं, इनको कभी सस्पेंड नहीं किया जा सकता? बिल्कुल भाई। आपने बोला कि मैं तो राइट टू प्रोफेस है और मैं तो कुछ ऐसा प्रोफेशन करूंगा कि मतलब सबसे हटके, ये क्या करूंगा, मैं तो एक दुकान खोलूंगा, एक ब्यूरो खोलूंगा, चोरी ब्यूरो। उसमें मैं सिखाऊंगा कि किस तरीके से चोरी की जाती है। सही, मेरा प्रोफेशन है, मेरी मर्जी है, लोग अपने आप सेफ्टी करें, अपने घर का ताला लगाएं और मुझसे बचाएं। ना ना, बहुत मारेगी पुलिस। पुलिस कहेगी कि आर्टिकल 19 तो पढ़ लिया, लेकिन आर्टिकल 19 क्लोज 1 के पढ़ने के बाद सब क्लोज 2 नहीं पढ़ा आपने। बोला क्लोज 2 तो यह तो पढ़ना ही भूल गया सर, पढ़ता तो मैं यहां चोरी वोरी क्यों करता सर? हाँ, तो पढ़ा देगी पुलिस, पढ़ा देगी आपको। समझ आई बात? उसके बाद ABCDE और ये है आपका G है सर। आपको तो सर ABCD नहीं आती। अरे भैया मुझे तो आती है। मैं F, सर आप F खा गए। बेटा F खाया नहीं हूं, F वाकई में कॉन्स्टिट्यूशन खाया हुआ है। जब आप कॉन्स्टिट्यूशन का बेयर एक्ट खोलकर देखोगे तो यहां पर ABCDE, F नहीं मिलेगा, G मिलेगा डायरेक्ट। सर F कहां गया? अब आप मुझे बताएंगे। एक और इसमें 7 फंडामेंटल राइट्स थे आपके। कितने थे? 7 थे। 1 2 3 4 5 6 तो अभी है, 7 थे। 7 में जो F था उसको क्या कर दिया गया था? रिमूव कर दिया गया था, रिपील कर दिया गया था, हटा दिया गया था यहां से। कौन सा था वो अभी आप जो जो देख रहे हैं बच्चे क्लास में उसको कमेंट करके बताएंगे। और दूसरी बात आप ये भी बताएंगे किस अमेंडमेंट के साथ में, किस अमेंडमेंट में उसको रिपील किया गया था, उस फंडामेंटल राइट को, जो कि अंडर आर्टिकल 19 क्लोज 1 सब क्लोज F के अंदर था। अभी आपको सब बच्चे कमेंट करके बताएंगे। भाई जल्दी से कमेंट करिए और बताइए किस फंडामेंटल राइट, उसका नाम क्या है F के अंदर जिसको रिमूव किया गया, रिपील किया गया, और किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में उसको रिपील किया गया। क्लियर है? समझ आ रही है बात? चले आगे, चलिए जल्दी बताइए भाई, कमेंट करके, बहुत जल्दी देख रहा हूं मैं, बताइए जल्दी। लेट मी चेक। चलिए चलें आगे, चलिए नेक्स्ट। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड, वही क्वेश्चन सेम कि सर आर दीज राइट्स एब्सोल्यूट? क्या जो ये फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 19 में दिए हुए हैं कि आई हैव अ राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ असेंबल, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, रेसिडेंस एंड योर प्रोफेशन, क्या ये एब्सोल्यूट हैं? अभी बताया सर। इसका मतलब ये थोड़ी नहीं आप हथियार बेचने लगेंगे, बंदूकें बना लेंगे, घर में कट्टे की फैक्ट्री खोल लेंगे। सर मैं तो इंजीनियर हूं, और क्या इंजीनियर में सर बड़ी जबरदस्त बंदूकें बनाता हूं मैं। पुलिस पकड़ लेगी और आपको लग रहा है वो इनाम देगी? नहीं, जेल में ले जाएगी। क्लियर है? तो क्या ये फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट हैं? जी नहीं, अब बिग नो। नो। क्या सस्पेंड किया जा सकता है? बिग यस। क्या इनको रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है? अब बिग यस। कैसे सर? आर दीज राइट्स एब्सोल्यूट? नहीं, दीज राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट। अंडर आर्टिकल 19 सब क्लोज 3, और इसको क्लोज 2 भी कर लेना, क्लोज 2 में भी है, द स्टेट में इंपोज रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस। सर रेस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं, बट दोज रेस्ट्रिक्शंस शुड बी रीजनेबल। ये बात ध्यान रखना। सरकार को भी बोला कि यू कैन रेस्ट्रिक्ट द फंडामेंटल राइट्स, दे आर नॉट एब्सोल्यूट, बट दोज रेस्ट्रिक्शंस शुड बी रीजनेबल। आप ये नहीं है कि आप हर टाइम अब बोलने का अधिकार नहीं है, आप जैसे ही बोलोगे चाटा मारोगे कि मेरे पास तो अधिकार है रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगाने का, तो जैसे ही आप बोलोगे मैं चाटा मारूंगी, जैसे ही आप बोलोगे मैं चाटा नहीं। भाई वो रेस्ट्रिक्शन रीजनेबल भी होना चाहिए कि आप क्यों, किस वजह से रेस्ट्रिक्शंस लगा रहे हो फंडामेंटल राइट्स के ऊपर। ठीक है? And in the interest of public order, sovereignty and integrity of the nation, this balance between individual rights and state control has often been tested in courts, leading to several landmark judgments that define the contours of peaceful protest in India. बहुत सारे जजमेंट्स हुए कि सरकार सही कर रही है, गलत कर रही है, सही कर रही है, गलत कर रही है, बहुत सारे हैं। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। अब क्या है रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस? अगर सरकार रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगा सकती है तो सर कहां लिखे हुए हैं? They should be there somewhere. कहां है सर? सर आर्टिकल 19 क्लोज 2 के अंदर है,
रीजनेबल ग्राउंड्स ऑफ रेस्ट्रिक्शंस, यानी किन किन ग्राउंड्स के ऊपर गवर्नमेंट कैन इंपोज रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस। ग्राउंड्स, किन ग्राउंड्स के ऊपर? जैसे बहुत सारे ग्राउंड्स, फॉर एग्जांपल प्रेसिडेंट को इंपीच करने का क्या है सर? वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नेशनल इमरजेंसी को लगाने के क्या ग्राउंड्स है, क्या कारण है, किस वजह से लगाई जा सकती है सर? 3 है, वॉर है, एक्सटर्नल एग्रेशन है और आर्म रिबेलियन है, जो कि पहले इंटरनल डिस्टर्बेंस हुआ करता था। समझ आ रही बात? तो ऐसे ही किन किन बेसिस पर आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको सस्पेंड किया जा सकता है या रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। व्हाट आर दोज रीजनेबल ग्राउंड्स, वो दिए हुए हैं आर्टिकल 19 के ही क्लोज 2, 3, 4 के अंदर। क्या दिया हुआ है देखिए, आर्टिकल 19 क्लोज 2 पहले देख लो। इसमें बोला गया है आर्टिकल 19 impose reasonable restrictions on the right of freedom of speech and expression and these reasonable restrictions are imposed in the interest of following। किसके ऊपर रीजनेबल? ये रहे सर आपके सामने, सोवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया। ये नहीं कि आप अपने फंडामेंटल राइट्स को एंजॉय करते करते आप देश की सोवरेनिटी और इंटेग्रिटी को खराब करने लगे, देश की अखंडता को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा। नहीं सर, यू कैन नॉट, क्योंकि जो देश आपको फंडामेंटल राइट दे रहा है आप उसी देश की सोवरेनिटी और इंटेग्रिटी को खतरे में नहीं डाल सकते। दूसरी बात, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, कि आप सिक्योरिटी को खराब नहीं कर सकते। आप बम बना रहे हैं सर, मेरा मतलब है सर मैं तो बम बनाऊंगा नहीं सर, यू आर अ थ्रेट फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट। क्लियर है? नेक्स्ट, फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट। ये नहीं है कि आप जा रहे हैं और बकवास कुछ भी करे जा रहे हैं, फ्रेंडली रिलेशंस खराब हो रहे हैं, उससे कुछ भी ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं जिससे हमारे फ्रेंडली रिलेशंस खराब हो रहे हैं, जो बहुत क्रूशियल रिलेशंस है हमारे, तो आप ऐसा भी नहीं कर सकते। दूसरा, पब्लिक ऑर्डर, कि आप पब्लिक ऑर्डर को खराब नहीं कर सकते। क्लियर है? कि आपने इतना दंगा कर दिया कि पब्लिक ऑर्डर ही खराब हो गया, सब बेकार हो गया, उथल पथल हो गया, कोई आ नहीं जा रहा है, दंगे कर रहे हैं, प्रॉपर्टी डैमेज कर रहे हैं। नहीं, डिसेंसी एंड मोरालिटी, ये है डिसेंसी एंड मोरालिटी। क्लियर है? कि फ्रीडम ऑफ क्या है आपके पास? फॉर एग्जांपल फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, और फ्रीडम ऑफ मूवमेंट में क्या कर रहे हैं सर? और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, कि जहां जा रहे हैं उसी को चाटा मार रहे हैं, जहां जा रहे हैं उसी को चाटा मार रहे हैं। सर मेरे पास तो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है। अरे बेटा, तो लेकिन डिसेंसी कुछ मोरालिटी भी होती है कि आप किसी को परेशान क्यों कर रहे हो। क्लियर है? तो ये भी नहीं होना चाहिए। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कोर्ट के बाहर खड़े होकर कोर्ट को गाली दे रहे हैं, ऐसा भी नहीं होगा। आप कोर्ट की अवहेलना नहीं कर सकते, जो कोर्ट ने कहा है उसको मान नहीं रहे, दिस अ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कोर्ट ने कहा है कुछ कि नहीं मैं तो नहीं, ये तो कंटेम्प्ट, मैं तो नहीं मानूंगा कोर्ट की बात, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा। डिफेमेशन, ये बहुत जरूरी है, ध्यान रखना। आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है यू हैव अ राइट टू डिफेम समवन, नहीं, क्योंकि उसके पास आर्टिकल 21 है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, और वो लाइफ भी कैसी होनी चाहिए? एक डिग्निफाइड लाइफ होनी चाहिए। तो आप किसी को डिफेम कर कर उसकी डिग्निफाइड लाइफ को वॉयलेट कर रहे हो, तो आप ऐसा भी नहीं कर सकते। क्रिटिसाइज करो लेकिन डिफेम मत करो। इंसाइटमेंट ऑफ एन ऑफेंसेस, यानी दंगे भड़काऊ बयानबाजी नहीं कर सकते स्पीच और एक्सप्रेशन के नाम पर। धर लेगी पुलिस, आपको समझ में आई बात? नहीं आई है? तो इन सारे बेसिस पर आपके आर्टिकल 19 के, आर्टिकल 19 के रीजनेबल ग्राउंड्स ऑफ रेस्ट्रिक्शंस है और फंडामेंटल राइट्स के नहीं है। इन केस में आपके रीजनेबल ग्राउंड्स ऑफ रेस्ट्रिक्शंस के बेस पर आपके आर्टिकल 19 क्लोज 1 और सब क्लोज ABCDEFG जो हैं, इनके फंडामेंटल राइट्स को रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। सर और कोई है जहां आर्टिकल 19 को सस्पेंड किया जा सकता है? बिल्कुल है बेटा, ध्यान रखना। तो होता क्या है, एक इमरजेंसी है आर्टिकल 352 के अंदर, इसको बोलते हैं नेशनल इमरजेंसी। क्या बोलते हैं? इट इज नेशनल इमरजेंसी। और नेशनल इमरजेंसी में क्या होता है? आपके फंडामेंटल राइट्स अफेक्ट होते हैं। अगर प्रेसिडेंट ने नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 में लगा दी, तो आर्टिकल 358 यह बात कह रहा है कि योर फंडामेंटल राइट आर्टिकल 19 will automatically suspended if the national emergency is proclaimed on the war or external aggression। अगर एक्सटर्नल एग्रेशन और वॉर के ग्राउंड पर नेशनल इमरजेंसी इंपोज करी प्रेसिडेंट ने, तो आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएगा। सरकार को या प्रेसिडेंट को कहने की जरूरत नहीं है। दिस इज सेड बाय आर्टिकल 350। तो सर एक और केस है जहां आर्टिकल 19 सस्पेंड हो रहा है, इफ द नेशनल इमरजेंसी इज प्रोक्लेम्ड
और ऑन द बेसिस ऑफ वॉर एंड एक्सटर्नल अग्रेशन, यानी आर्म रिबेलियन नहीं, ध्यान रखना, देयर आर 3 ग्राउंड्स ऑफ नेशनल इमरजेंसी, वॉर, एक्सटर्नल अग्रेशन और आर्म रिबेलियन। लेकिन आर्म रिबेलियन के केस में नहीं, अगर आपको एक्सटर्नल इमरजेंसी है, यानी एक्सटर्नल इमरजेंसी का मतलब क्या होता है, वॉर और एक्सटर्नल अग्रेशन, इसी केस में आपका आर्टिकल 19 सस्पेंड होगा। क्लियर होगी ये बात? चलिए दूसरी बात, लेकिन सर आप ये भी तो देखिए, कहीं ना कहीं सरकार ने आपको ये याद दिलाया कि यू माइट हैव आर्टिकल 19 but you have article 19 close to also reasonable grounds of restriction also। सरकार ने आपको बोला 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में कि सर ये जो आर्टिकल 15(1) के अंदर जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज है, उसमें एक ड्यूटी है टू सेफगार्ड दी पब्लिक प्रॉपर्टी इन एब्जूर वायलेंस, यानी वायलेंस नहीं करना है और पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज नहीं करना होता है प्रोटेस्ट के नाम पर। समझ में आई? यू माइट हैव अ पीसफुल राइट ऑफ पीसफुल असेंबल, you might have a right to protest but you cannot damage the public property। समझ आ रही है बात? क्योंकि that public property वो किसी और के टैक्स पे से भी आई होगी तो उसका भी इक्वल अधिकार है, आप उसके पैसों की प्रॉपर्टी को डैमेज नहीं कर सकते। समझ आई बात? नहीं आई? क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, अब देखिए और क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस हैं जो आप, अभी मैंने बताया आर्टिकल 19 क्लोज 2 में रेस्ट्रिक्शंस क्या है, एक मैंने बताया आर्टिकल 358 यानी नेशनल इमरजेंसी अगर इंपोज होती है तब रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। कुछ और रेस्ट्रिक्शंस एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर भी कोई रेस्ट्रिक्शंस है, जैसे कि आपने सुना होगा धारा 144। धारा 144 पहले सीआरपीसी की एक सेक्शन हुआ करती थी, अब उसको चेंज कर क्या कर दिया गया है, बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, और जो आईपीसी है इंडियन पीनल कोड उसका नाम बदल कर दिया गया है, नया आ गया है, दैट इज भारतीय न्याय संहिता बीएनएस और बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। तो अब क्या हो गया, पहले 144 था, हालांकि अब क्या हो गया, दस रिप्लेसिंग द ओल्ड क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, बीएनएस एम्पावर्स द पुलिस एंड डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज टू रेगुलेट असेंबलीज that may lead to disturbance of public tranquility। section 144 now continued under BNS authorize magistrate to issue orders in urgent case of nuisance or apprehend danger। या अगर डीएम साहब को ये लग रहा है कि ये जो असेंबली है ये एक वायलेंट रूप ले लेगी और ये पब्लिक जो ट्रैंक्विलिटी है, जो अशांति है, उसको भंग कर देगी, तो ऐसे केस में जो डीएम साहब हैं वो अर्जेंट ऑर्डर इशू कर सकते हैं धारा 144 की तरह, जहां पर यह बोल दिया जाएगा कि अगर 3 से ज्यादा लोग इकट्ठे होंगे तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करी जाएगी। तो यह भी क्या है, राइट टू फ्रीडम ऑफ असेंबली का कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्शन है, बिल्कुल है सर। दूसरा है बीएनएस 2023, अंडर बीएनएस फॉर्मली इसको आईपीसी बोलते थे, द सेवरल प्रोविजंस एड्रेस अनलॉफुल असेंबलीज एंड पब्लिक ऑर्डर, जैसे कि सेक्शन 187 डिफाइंस अनलॉफुल असेंबली एंड पेनलाइज मेंबर्स हु डिस्टर्ब पीस। सेक्शन 189 का है एड्रेस राइटिंग एंड यूज ऑफ फोर्स ड्यूरिंग द असेंबलीज, दीज प्रोविजंस एंश्योर that while peaceful assemblies are protected, violent and unlawful conduct attracts criminal liability। तो ध्यान रखना, अगर आप पब्लिक प्रॉपर्टी वायलेंस वगैरह करोगे तो आईपीसी या जो आज बीएनएस की सेक्शन 187 189 की, उसके अंदर आपके ऊपर क्या होगी, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स आपके ऊपर होंगी। क्लियर है? तो ध्यान रखें, तो ये कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर के रेस्ट्रिक्शंस उसके ऊपर लगाए जा सकते हैं। अब दिक्कत यह है कि आपका जो फंडामेंटल राइट है, प्रोटेस्ट सर आपने बता दिया आई हैव अ फंडामेंटल राइट टू प्रोटेस्ट, बट आपने सर यह भी बता दिया कि रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं, बिल्कुल लगाए जा सकते हैं। तो सर आर्टिकल 19 की बात ठीक है, लेकिन मुझे पुलिस की परमिशन क्यों लेनी है? अगर मेरा फंडामेंटल राइट है तो मेरी पुलिस की परमिशन क्यों लेनी है? नहीं, सुप्रीम कोर्ट कहता है बेशक ये आपका फंडामेंटल राइट होगा, बट यू आर रिक्वायर्ड टू सीक द पुलिस परमिशन, यू आर रिक्वायर्ड टू सीक द पुलिस परमिशन। व्हाई? क्या मेरे फंडामेंटल राइट का वायलेशन नहीं है ये? मैं परमिशन लेकर अपना राइट एंजॉय कर रहा हूं? जी नहीं। सुप्रीम कोर्ट कहता है बड़े फेमस केस में, हेमतलाल के शाह वर्सेस कमिश्नर ऑफ पुलिस 1973 का केस है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट रूल दैट रिक्वायरिंग द प्रायर पुलिस परमिशन टू होल्ड पब्लिक मीटिंग्स या असेंबली या प्रोटेस्ट डज नॉट एब्रिज द फंडामेंटल राइट्स ऑफ असेंबली, यानी कोई एब्रिजमेंट नहीं होता है, क्योंकि फाइनल इंटरप्रेटर कौन है कॉन्स्टिट्यूशन का? सुप्रीम कोर्ट, हु इज द कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीम कोर्ट। इंस्टेड
इट एक्ट एज अ रेगुलेटरी मेजर। कैसे? टू प्रिवेंट टोटल ग्रिडलॉक, मैनेज क्राउड डेंसिटी एंड एंश्योर emergency services, ambulance, fire engines remain unaffected. The next step is to assess threat perception and prevent clashes and political and social groups। यानी कि सरकार को पुलिस का परमिशन लेना जरूरी है, क्योंकि एक्चुअल में असेस ऑफ डेंजर कौन करेगा? पुलिस करेगी, कि ताकि कुछ ऐसा चीजें ब्लॉक ना हो जाएं। क्राउड मैनेजमेंट करेगा, एंश्योर सर्विसेज जो एंश्योर करेगा, जो बेसिक सर्विसेज हैं जैसे कि एम्बुलेंस वगैरह है, फायर सर्विसेज हैं, ये साथ के साथ चलती रहें। प्रोटेस्ट की वजह से ये ज्यादा खराब ना हो, इसलिए पुलिस की परमिशन ज्यादा जरूरी है। और परमिशन लेना कोई एवरेज नहीं है आपके फंडामेंटल राइट्स का। क्लियर है? ठीक है सर। तो सर किस तरीके से परमिशन ली जाती है और कहां से परमिशन लेगी सर? सर आज ही प्रोटेस्ट पर भेज दोगे क्या? नहीं बेटा, प्रोटेस्ट पर नहीं भेज रहा हूं, लेकिन आपको क्या दे रहा हूं? शिक्षा दे रहा हूं कि क्या क्या जरूरी होता है बीइंग अ प्रोटेस्ट। ध्यान रखेंगे, ऐसे ही नहीं मुंह उठाकर प्रोटेस्ट पर पहुंच जाएंगे कि मैं तो प्रोटेस्ट करूंगा। नहीं, यू हैव टू टेक द परमिशन फ्रॉम द डीसीपी साहब। Organizing a lawful protest requires compliance with local laws, police permissions and administration of procedures। क्या है? सबसे पहले तो आपको एनओसी लेनी पड़ेगी। क्या लेनी पड़ेगी? नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। किससे? डीसीपी साहब से। क्लियर है? वहां के जो भी जुरिस्डिक्शन, पुलिस जुरिस्डिक्शन के डीसीपी हैं या जो भी कमिश्नर हैं, आप उनसे लेंगे क्या? परमिशन लेंगे। उसके बाद उस एप्लीकेशन के अंदर अपनी सारी डिटेल लिखेंगे, जैसे कि सर उसके अंदर ऑर्गेनाइजर का नाम क्या है, एड्रेस क्या है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स क्या है, पर्पस ऑफ प्रोटेस्ट किस वजह से किया जा रहा है, पार्टिसिपेंट कितने आने वाले हैं, वेन्यू क्या होगा, ड्यूरेशन क्या होगा और रूट तुम्हारा रैली का क्या होगा जहां आप प्रोटेस्ट करोगे, अगर एक जगह से नहीं दूसरी जगह पर जाते। क्लियर? उसके बाद इक्विपमेंट डिक्लेरेशन करोगे कि क्या क्या है आपके पास, मतलब फॉर एग्जांपल लाउड स्पीकर है, टेंट है, पंडाल वगैरह है क्या, पब्लिक एड्रेस सिस्टम क्या है, इक्विपमेंट्स जो अलग अलग हैं वो जो इवेंट के समय इस्तेमाल किए जा रहे हैं उनकी डिटेल दोगे। उसके साथ साथ आपको पूरा का पूरा प्लान बताना पड़ेगा कि ड्रिंकिंग वाटर की है, सैनिटेशन फैसिलिटीज क्या है, क्राउड कंट्रोल कैसे करोगे, इमरजेंसी अरेंजमेंट्स क्या है कि अगर धड़कधड़ बन जाए तो कैसे इमरजेंसी करोगे, कोऑर्डिनेशन कैसे हैं, ये सब चीजों को भी ध्यान में रखकर आपको सरकार को बताना पड़ता है, पुलिस को बताना पड़ता है, तब जाकर कहीं आपको प्रोटेस्ट करने की परमिशन दी जाती है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि पुलिस परमिशन व्हाई रिक्वायर्ड, डज इट अ वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और डज इट अ वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स? जी नहीं। किस केस में बोला? मैंने आपको बता दिया। किस तरीके से परमिशन लेनी पड़ती है वो आपको एक्सप्लेन कर दिया। क्लियर है? उसके बाद सर अब आप मुझे बताइए, ये कर दिया हमने कि सुप्रीम कोर्ट के क्या बड़े बड़े ज्यूरिसडिक्शंस हैं इस मामले के अंदर, कौन कौन से बड़े ऐसे ज्यूरिसडिक्शंस हैं जो इसके ऊपर लागू होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट केस आप ध्यान रखना, अभी हमने डिस्कस किया, दैट इज हिम्मतलाल के शाह वर्सेस कमिश्नर ऑफ पुलिस 1973 के अंदर, जो मैंने आपको बताया था, कोर्ट रूल द फ्रीडम ऑफ असेंबली इज एसेंशियल टू डेमोक्रेसी, इट ड्रू अ क्लियर कॉन्स्टिट्यूशनल लाइन बिटवीन रीजनेबल स्टेट रेगुलेशन लाइक मैनेजिंग ट्रैफिक एंड आर्बी एक्सप्रेशन। यानी फंडामेंटल राइट्स जो आर्टिकल 19 के ऊपर अगर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं या परमिशन की रिक्वायरमेंट होती है, दिस इज नॉट अ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। क्यों? क्योंकि सरकार को क्या करना है? ट्रैफिक को भी मैनेज करना है और आउटराइट जो बैंस वगैरह हो जाते हैं, बिल्कुल एम्बुलेंस नहीं है, सब नहीं है, उसको भी बंद करना है, जैसे कि भारत बंद वगैरह है, ये सब गलत है। क्लियर है? ये सब नहीं होगा। यू शुड सीक द परमिशन फ्रॉम द पुलिस वेरी फर्स्ट। क्लियर है? उसके साथ साथ लेकिन इस कोर्ट में यह भी कहा था, कोर्ट रूल फ्रीडम ऑफ असेंबली एसेंशियल फॉर डेमोक्रेसी, फ्रीडम ऑफ असेंबली वेरी एसेंशियल फॉर द डेमोक्रेसी, द डिसेंट इज वेरी हेल्दी फॉर द इकोनॉमी। दूसरा एक बड़ा फेमस केस है रामलीला मैदान इंसिडेंट वर्सेस होम सेक्रेटरी ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस अदर्स, 2012 का केस है, ध्यान रखना, इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सिटीजन्स हैव अ फंडामेंटल राइट to assemble and peaceful protest which cannot be taken away by an arbitrary executive or legislative action। arbitrary का मतलब है कि अगर आप कोई भी रेस्ट्रिक्शन लगा रहे हो, that should be reasonable, that cannot be a arbitrary action। समझ आई बात? नहीं आई कि वो जो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगेगा वो आर्बिट्ररी नहीं होना चाहिए, मर्जी के बिना लगा दे कि नहीं कोई प्रोटेस्ट नहीं होगा, घर जाओ अपने, बेशक वो पीसफुल पर बैठे, नहीं सर, दैट रेस्ट्रिक्शन शुड बी रीजनेबल, इट कैन नॉट बी आर्बिट्ररी। ये ध्यान रखना। ये मैदान में उसमें रामलीला केस में कहा सुप्रीम कोर्ट ने 2012 के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट कोई और केस आए? बिल्कुल सर, और दो बड़े फेमस केस हैं। सबसे पहले मजदूर किसान शक्ति संगठन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018। क्लियर है? उसमें क्या कहा गया? कोर्ट रूल दैट फ्रीडम ऑफ असेंबली इज एसेंशियल टू डेमोक्रेसी। फिर से यही बोला
द कोर्ट रिटेरिएट दैट सिटीजंस हैव अ राइट टू प्रोटेस्ट पीसफुली बट इट मस्ट नॉट इन्फ्रिंज अपॉन राइट टू अदर्स। ये भी बात ठीक है, यही नहीं है कि आपके पास फंडामेंटल राइट है लेकिन उसको प्रोटेस्ट का राइट है, लेकिन उसको करते करते आप किसी और के फंडामेंटल राइट को वोलेट कर रहे हो और किसी को मार रहे हो, पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज कर रहे हो, उसकी लाइफ को खराब कर रहे हो। ये सब क्या है? ये सब गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और cause inconvenience to the general public. The court advised authorities to balance right to protest with right of citizens to move freely without obstruction. जी हां, बड़ा जबरदस्त बात कह दी सुप्रीम कोर्ट ने कि आप राइट टू प्रोटेस्ट का ध्यान रखते रखते ये भी ध्यान रखोगे पुलिस वालों कि किसी और का राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट जो है वो वॉयलेट ना हो जाए, जो आर्टिकल 19 में दिया हुआ है। यू माइट हैव अ राइट टू असेंबल, फ्रीडम ऑफ असेंबली, बट others also have a freedom of movement, and when you are protesting you are stopping the way of others to move freely. तो ये बोला क्लियर है। उसके बाद बड़ा इंपॉर्टेंट केस था सर, ये शाहीन बाग केस जिसको बोलते हैं, या इसका ओरिजिनल नाम नहीं है, अमित शाहानी वर्सेस कमिश्नर ऑफ पुलिस, 2020 का केस है। और इसमें कहा द कोर्ट ऑब्जर्व दैट द पब्लिक स्पेसेस कैन नॉट बी ऑक्यूपाइड इनडेफिनेटली फॉर प्रोटेस्ट। यानी आप जो पब्लिक प्लेसेस हैं उनको इंडेफिनेटली टाइम तक होल्ड कर नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि गलत है। इट हेल्ड दैट व्हाइल पीसफुल डिसेंट इज वाइटल इन डेमोक्रेसी इट मस्ट कंडक्टेड इन डेजिग्नेटेड एरियाज सो एज नॉट टू डिस्टर्ब पब्लिक ऑर्डर और नॉर्मल लाइफ। यानी प्रोटेस्ट का अधिकार है लेकिन एक डेजिग्नेटेड जगह होनी चाहिए, ये नहीं कहीं भी प्रोटेस्ट करना स्टार्ट हो गए और जनरल पब्लिक के लिए बड़ा दिक्कत हो रहा है। यू कैन नॉट स्टॉप द वे, आप रास्ते रोक कर नहीं बैठोगे, आप एक डेजिग्नेटेड जगह चुनिए। फॉर एग्जांपल दिल्ली के अंदर रामलीला मैदान और जंतर मंतर सुप्रीम कोर्ट ने बोला गया है दे आर द डेजिग्नेटेड एरियाज और डेजिग्नेटेड प्रोटेस्ट साइट्स। समझ आ रही है बात? नहीं है? क्लियर है। उसके बाद these judgments illustrate the judiciary's effort to maintain a balance between civil liberties and societal order। बहुत बड़ी बात है, सुप्रीम कोर्ट को कहीं ना कहीं बैलेंस करना है। सिविल लिबर्टीज यानी फंडामेंटल राइट्स भी हैं, उस साथ साथ सोसाइटल ऑर्डर भी है, यानी पब्लिक ऑर्डर को भी मेंटेन करना है, अराजकता ना फैले समाज के अंदर। क्लियर है। उसके बाद द डिसेंट रिमेन्स पीसफुल, स्ट्रक्चर्ड एंड विद इन द लीगल एम्बिट। यानी हमेशा जो भी आप क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, जो भी आप डिसेंट का यूज कर रहे हैं, वो स्ट्रक्चर्ड, एक पीसफुल होनी चाहिए और लीगल एम्बिट के अंदर होनी चाहिए। यानी आप कुछ इलीगल काम ना करें, लीगल दायरों में रहकर काम करें। समझ आइए बात? तो ये बड़ा फेमस केस था, तो ये इंपॉर्टेंट केस थे। तो इससे तो आपको बात क्रक्स ये पता चल गई कि ठीक है सर, इन बातचीतों से सर आप ये पता चला कि आई हैव अ राइट टू प्रोटेस्ट। सर ये बात तो फिक्स है कि आई हैव अ राइट टू प्रोटेस्ट, और ये सुप्रीम कोर्ट ने कई जजमेंट में बोला। और साथ साथ आर्टिकल 19 क्लोज 1 का जो ए है और बी है, इन्होंने भी ये बात बोल दी कहीं ना कहीं कि आई हैव अ राइट टू प्रोटेस्ट बट इट शुड बी सर पीसफुल। दूसरी बात, इट कैन नॉट वॉयलेट अदर फंडामेंटल राइट्स, दैट इज फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। दूसरी बात, इट शुड बी पीसफुल विदाउट आर्म्स और इट शुड बी एट अ डेजिग्नेटेड एरियाज, यानी कहीं भी स्टार्ट हो जाओगे। समझ आ रही है बात? नहीं आ रही? यू कैन नॉट रेस्ट्रिक्ट दी रोड्स और पब्लिक प्लेसेस। समझ आई बात? ठीक है सर। और क्या ग्राउंड है सर? बिल्कुल, क्या उनको रोका जा सकता है? आर दे एब्सोल्यूट? नहीं सर, जब मर्जी चाहेगी सरकार रीजनेबल ग्राउंड्स ऑफ रेस्ट्रिक्शंस लगा देगी, और वो आर्टिकल 19 क्लोज 2 में लिखे हुए हैं। और उसके साथ साथ 352 नेशनल इमरजेंसी में भी रोका जा सकता है। उसके साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा भी अगर लगता है डीएम साहब को या किसी को, तो वहां पे भी आपको रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। समझ आ रही है बात? नहीं आ रही? तो ये था परमिशन क्या रिक्वायर्ड है। बिल्कुल परमिशन कैसे चाहिए? एनओसी लीजिए पहले, उसके बाद एप्लीकेशन भरिए, उसके बाद आप सारा क्राउड मैनेजमेंट बताइए। ये सब चीजें बताने के बाद आपको शायद मिल सकती है, ये डीसीपी साहब बताएंगे। ठीक है, चलिए। तो ये था हमारा इस क्लास का जितना भी मैटर था, एक छोटे से टॉपिक के ऊपर। आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हमने आर्टिकल 19 पढ़ा है, तो थोड़े से पॉलिटी के कुछ पीवाईक्यू एक दो देख लेते हैं और कुछ प्रैक्टिस एमसीक्यूज आपके लिए मैं लाया हूं, उनको एक बार देख लेते हैं। सो देयर इज अ फर्स्ट क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन। आर्टिकल 19 के ऊपर एक क्वेश्चन आया था, पीवाईक्यू सीडीएस का है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग राइट्स इज नॉट गारंटीड, नॉट पूछा है, अंडर आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। वेदर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है सर, दिया हुआ है। तो फ्रीडम ऑफ असेंबली एंड पीसफुली विदाउट आर्म्स, ये भी दिया हुआ है, क्लोज ए है, ये क्लोज बी है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज सब देखेंगे। फ्रीडम ऑफ प्रैक्टिस एंड प्रोफेशन, ये भी बात ठीक है सर, ये तो कहां दिया हुआ है? ये जी में दिया हुआ है। लेकिन ये जो है ये आपका फंडामेंटल राइट तो है, लेकिन आर्टिकल 19 का नहीं है। ये कहां दिया हुआ है?
आर्टिकल 32 में दिया हुआ है, विच कॉन्स्टिट्यूशनल, जिसके अंदर 5 रेट्स लिखी हुई है, हेबियस कॉर्पस, मैंडामस, सर्चोरारी, प्रोहिबिशन और क्वा वारंटो है। तो वो है आपका, दैट इज आर्टिकल 22, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। समझ आई बात? चलिए नेक्स्ट, फिर एक क्वेश्चन आप देखोगे सीडीएस में पूछा गया, उसके बाद एक और सीडीएस का क्वेश्चन है, आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज स्टैंड्स अमेंडेड इंक्लूड्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। अमेंडेड यानी अमेंडमेंट होने के बाद की क्या है उसकी स्थिति? क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच उसमें है? ए में है। क्या असेंबली पीसफुली हो सकती है? बी में है। टू अक्वायर एंड डिस्पोज प्रॉपर्टी, यही था एफ। क्या था ये? यही एफ था। टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी, ये क्या था हमारा? एफ से पहले ई था ये हमारा, ठीक है। तो कौन कौन से सर? ये तो आपने बताया था, ये रिपील कर दिया गया था किसके द्वारा? 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा रिपील कर दिया गया था। तो बचते क्या है? 1, 2 एंड 4, 3 को बाहर निकाल दो, 1, 2 एंड 4, यानी कि डी इज योर राइट आंसर। बड़ा आसान क्वेश्चन था, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, एक एनडीए में बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन आया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज करेक्ट। बेटा देखो ध्यान से, फैक्चुअल नहीं है, बड़ा ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन आया एनडीए के अंदर भी। क्या पूछा कि फ्रीडम्स जो दी हुई है इस आर्टिकल के अंदर आर नॉट एब्सोल्यूट, यही मैंने बताया था, दे आर अंडर दी रीजनेबल ग्राउंड्स ऑफ रेस्ट्रिक्शंस। बिल्कुल सही है, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस कैन बी इंपोज्ड ऑन दी एक्साइज फ्रीडम्स अंडर आर्टिकल। बिल्कुल सही बात है, दोनों ही आंसर बिल्कुल सही है, बोथ 1 and 2, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, कुछ आपके प्रैक्टिस एमसीक्यूज है, इनको एक बार देख लेते हैं। क्या है? सबसे पहले, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द सुप्रीम कोर्ट पोजीशन। और थोड़े से इन डेप्थ है, अमित साहनी वर्सेस कमिश्नर ऑफ पुलिस 2020 में क्या गया था? ऑल्सो नोन एज द शाहीन बाग केस। क्या कहा गया था? राइट टू प्रोटेस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी बैंड, गलत है। प्रोटेस्ट कैन ऑक्यूपाई पब्लिक रोड्स, बिल्कुल गलत है। डिसेंट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बट इट कैन नॉट मीन इंडेफिनिट ऑक्यूपेशन ऑफ पब्लिक प्लेसेस, बिल्कुल सही बात है। ओनली रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज कैन ऑर्गेनाइज, बिल्कुल सही। बड़ा आसान क्वेश्चन है। क्या कहा गया था कि आप डिसेंट तो कर सकते हैं, आपके पास प्रोटेस्ट का अधिकार था, बट यू कैन नॉट ऑक्यूपाई अ पब्लिक प्लेस फॉर अ इंडेफिनिट टाइम, ये था ये केस, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, सुप्रीम कोर्ट एंड देयर एसोसिएटेड रूलिंग्स। क्या है? मजदूर किसान शक्ति संगठन का केस था, रिकॉग्नाइज द राइट टू पीसफुल असेंबली बट अलाउड टू बी रेगुलेटेड, बिल्कुल सही बात। शाहीन बाग का रूल, पब्लिक प्लेसेस कैन नॉट बी ऑक्यूपाइड इंडिपेंडेंटली, बिल्कुल सही बात। अनीता ठाकुर स्टेट ऑफ केरला, ये भी ध्यान रखना, एक और केस है इसके फेमस, हेल्ड एक्सेसिव पुलिस फोर्स अगेंस्ट प्रोटेस्टर्स कैन वायलेट फंडामेंटल राइट, बिल्कुल सही बात। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, लिख लो इसको, उसमें नहीं था। अनीता ठाकुर वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू और कश्मीर 2000, इसमें बोला कि एक्सेसिव यूज अगर पुलिस करेगी तो ये भी क्या है? फंडामेंटल राइट्स का वायलेट है। बहुत ज्यादा एक्सेसिव फोर्स नहीं यूज कर सकती, यानी बहुत ज्यादा डंडे वगैरह नहीं मार सकती है, पैलेट गन्स का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, इस तरीके की फोर्स का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये क्या हो जाएगी? इट कैन बी कंसिडर्ड एज अ वायलेशन ऑन द फंडामेंटल राइट, क्लियर है? तो तीनों ही क्या है? ये तीनों ही बात ठीक है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर, क्लियर है? आई होप समझ में आएगा। और फिर चलते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ, आज के लास्ट नहीं सेकंड लास्ट की तरफ चलते हैं, दैट इज रामलीला मैदान इंसिडेंट वर्सेस होम सेक्रेटरी यूनियन ऑफ इंडिया केस इज एसोसिएटेड विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन बाय सुप्रीम कोर्ट। क्या कहता है? प्रोटेस्ट कैन नॉट बी ऑक्यूपाई इंडिपेंडेंट, प्रोटेस्ट कैन नॉट ऑक्यूपाई पब्लिक प्लेस, ये तो शाहीन बाग का है। Citizens have a right, fundamental right to assembly and peaceful protest, which cannot be taken away by arbitrary action, यही तो था बी का। जब प्रोटेस्टर्स ने उनको फोर्सफुली वहां से बाहर निकाल दिया था, खदेड़ दिया था, तब सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि आप इसको वापस लें। फ्रीडम ऑफ स्पीच इंक्लूड्स राइट टू एक्सेस इंटरनेट, ये बात ठीक है, लेकिन इसमें नहीं बोला गया था। द ग्राउंड्स ऑफ रेस्ट्रिक्टिंग फ्री स्पीच अंडर आर्टिकल 19 आर एग्जॉस्टिव, ये बात ठीक है, लेकिन राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर शुड बी बी, अप्रोप्रिएट। रामलीला में मैदान में यही बोला गया था, क्लियर है? चलिए, और आज का लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस ऑफ द राइट टू प्रोटेस्ट इन इंडिया। बड़ा ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, देखिए। इट इज एक्सप्लिसिटली लिस्टेड एज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19, क्या ये एक्सप्लिसिट लिखा हुआ है? इट इज जुडिशियली डिराइव्ड फ्रॉम द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंड पीसफुल असेंबली अंडर आर्टिकल 19 एंड बी, यही तो मैंने बताया आपको। चलो, इट इज एन एब्सोल्यूट राइट दैट कैन नॉट बी सब्जेक्ट टू एनी रेस्ट्रिक्शन, सर गलत है। इट इज एक्सप्लिसिटली, नहीं सर, अभी तो बोल रहा है इट इज, क्या बोला? इट इज डिराइव्ड फ्रॉम वेयर? फ्रॉम 19(1)(a), 19(1)(b है, तो 1 और 3 गलत हो जाते हैं। राइट आंसर क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ ओनली बी इज योर राइट आंसर, क्लियर है? सो आई होप ये थे आज की क्लास। सो आई होप आपको
समझ आया होगा कि टॉपिक क्या था, टॉपिक के बारे में एक इंसाइटफुल, एक इन डेप्थ डिस्कशन हमने किया, एक कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करे, और जितने भी प्रोविजंस हैं, जितने भी एरियाज से इस टॉपिक को कवर किया जा सकता है, जहां से भी क्वेश्चन और जितनी भी नॉलेज आपको होनी चाहिए, ये सब आपको इसमें दे दी गई है। क्लियर है? तो आपका अब काम यही बनता है कि आप जाएंगे, दोबारा से इसको रिवाइज करेंगे। क्लियर है? और इन्हीं प्रोविजंस और बाकी फंडामेंटल राइट्स को दोबारा करेंगे, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स का पॉलिटी के अंदर सबसे ज्यादा वेटेज है, इन रियल लाइफ और एज वेल एज एग्जाम्स ऑल्सो। So fundamental rights is a very important weightage or important part of your exam. So you should एकदम बहुत अच्छे से आपको फोकस करना है फंडामेंटल राइट्स के ऊपर। क्लियर है? तो आई होप क्लास आपको हेल्पफुल लगी होगी। तब तक के लिए एग्जाम की प्रिपरेशन करते रहिए, मेहनत करते रहिए। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। जय हिंद।